हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज साम वीडियो फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा आज से स्टार्ट करें हम लोग क्लास 10 की कॉमर्शियल स्टडीज सेशन 2026 से 27 वाले बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो वेलकम है आप सबका क्लास 10 की कॉमर्शियल स्टडीज में। और हम लोग इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी भी साथ में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्टेक होल्डर्स इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हमारा चैप्टर नंबर 1 है कॉमर्शियल सीरीज का, और उसको अच्छे से समझते हैं और देखते हैं भाई इसमें हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, देखो रेगुलर आपको सबसे पहले मैं बता दूं वीडियोस मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। 15-15 मिनट की वीडियो आएगी, उसको अच्छे से पढ़ो, आराम से आप 100 ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो, जो स्ट्रेटेजी में बताता चलो उस पर। ठीक है, सबसे पहले स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा यहाँ पर स्टेक होल्डर में एक चीज देखो, यहाँ पर स्टेक होल्डर जो है बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है। क्या है? स्टेक एक है, दूसरा क्या है? होल्डर। स्टेक होल्डर होता है क्या है? स्टेक का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट। क्या होता है स्टेक का मतलब? इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होता है? इंटरेस्ट। और होल्डर का मतलब क्या होता है बेटा? होल्डर का मतलब होता है पर्सन। तो जब कोई पर्सन क्या रखे? इंटरेस्ट रखे। क्या रखे? जब भी कोई भी पर्सन इंटरेस्ट रखे, कहाँ रखे? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। कहाँ पर रखे बेटा? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई भी पर्सन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। समझ में आ रही बात? अगर कोई भी इंसान है, कोई भी ग्रुप है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक वगैरह है, वो अगर किसी भी तरह कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, किससे? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। अब ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर पैसों से रिलेटेड काम होता है। मतलब मैं कहीं पर इंटरेस्ट रखता हूं पैसों से रिलेटेड, तो वहां पर क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। जैसे मान लो अब ये एक स्कूल है जिसका नाम है, मैं ले लेता हूँ SMC, सेंट मैरी। ठीक है, अब SMC में बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना? तो किसी टीचर का नाम है अंजलि मैम। ठीक है, किसी का नाम है अनम मैम। तो अनम मैम पढ़ाती हैं, अंजलि मैम पढ़ाती हैं, ये सब पढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये अंजलि मैम और अनम मैम इस स्कूल में क्यों पढ़ाती हैं? क्या रीजन है पढ़ाने का? क्योंकि इनको यहाँ से सैलरी मिलती है। तो अंजलि और अनम मैम कौन हुई? स्टेक होल्डर हुई। कौन हुई? स्टेक होल्डर हुई। अब स्कूल का ड्रेस जो है यहाँ से मिलता है, खन्ना, एक दुकान है खन्ना ब्रदर्स करके, वहां पे कपड़े की दुकान है, तो इस स्कूल का ड्रेस यहाँ से मिलता है। तो ये भी कौन? स्टेक होल्डर, क्योंकि फाइनेंशियली यहाँ से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब जो किसी भी तरह फाइनेंशियली यानी कि पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? स्टेक होल्डर बोलते हैं। याद रखना, ऑल द पर्संस हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेक होल्डर बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो क्या लिखा है? द टर्म स्टेक होल्डर हैज डेवलप्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया है? स्टेक। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट और या फिर एक्सपेक्टेड बेनिफिट, और इसकी मीनिंग लिखिए। स्टेक होल्डर मीन्स ऑल दोज इंडिविजुअल्स, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, इंडिविजुअल, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, विच हैव अ स्टेक, जो कि स्टेक यानी कि इंटरेस्ट रखते हैं इन द फंक्शनिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी तरह के कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलो ठीक है, आगे देखो। आगे है डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। क्या है बेटा? डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। ठीक है, तो अब समझना बात, तो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है? देखो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर से समझना, ये मेरी कोचिंग है, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, A1 कोचिंग। अब यहाँ पर कई टीचर्स पढ़ाते हैं, ये एक फुजैल सर है, इनका नाम है फुजैल सर, ये भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और एक है अंजीत सर,
ये भी पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ाते हैं। दोनों को क्या मिलता है, क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि सैलरी मिलती है, क्योंकि इनका फायदा है, बेनिफिट है, इसीलिए पढ़ाते हैं। मेरी खुशी की तो पढ़ाते नहीं, जाहिर से इनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है इसीलिए पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई सबको अपनी लाइफ चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो दोनों कौन है, स्टेक होल्डर है। कौन है, स्टेक होल्डर है। लेकिन उजैल सर ने यहाँ पर क्या लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाना। इन्होंने अपना पैसा लगाया है, उजैल सर ने क्या किया, अपना पैसा लगाया है। तो ये कौन हो गए, शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर तो है ही, स्टेक होल्डर तो ये भी है, स्टेक होल्डर तो ये भी है, दोनों के दोनों स्टेक होल्डर है। लेकिन फुजैल सर स्टेक होल्डर भी है और साथ ही साथ क्या है, शेयर होल्डर भी है। साथ ही साथ क्या है, शेयर होल्डर भी है। इतनी बात समझ पाई, क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो याद रखना, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर वो होता है जो बिजनेस में पैसे लगा देता है, तो वो शेयर होल्डर कहलाता है। स्टेक होल्डर तो होता ही है, शेयर होल्डर भी रहता है, लेकिन स्टेक होल्डर, सिर्फ स्टेक होल्डर वही होता है जो इंटरेस्ट रखता है लेकिन अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा, ऐसे बच्चे जो पहली बार आए हैं चैनल पर, उनको मैं बता दूं कि हम लोग को अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है। नंबर ले लो 8957250045। अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन कर देना और बता देना अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऐड होना तो ऐड हो जाओ। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाया करती है। इंस्टा आईडी लो, इंस्टा पे जरूर से फॉलो करो, A1 कोचिंग 1234। आपको अपडेट भी मिलेगी और बहुत सी रील्स भी मिलती है जिसमें आपको देख के थोड़ा सा मजा ही आएगा। ठीक है, A1 कोचिंग 1234। मेरी पर्सनल आईडी है आमिर सुहेल 7031। ठीक है, उसके अलावा कोई पर्सनल पढ़ना चाहता है जूम एप्लीकेशन के थ्रू तो वो भी पढ़ सकता है। और एक लास्ट चीज बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, तो जाके ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर भी फ्री कंटेंट वगैरह अवेलेबल है, वहां से भी आपको चीजें मिल जाएगी और गेस्ट पेपर वगैरह भी वहीं पर लॉन्च होता है। ठीक, आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ठीक, इसमें क्या लिखा है, इंटरनल, इसमें क्या लिखा है, एक्सटर्नल। ये दोनों होते कौन है, देखो बेटा, एक होता है इंटरनल स्टेक होल्डर, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो डायरेक्टली आपसे जुड़े होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब तो जो इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। मतलब देखो समझना, ये एक कंपनी है जिसका नाम है KGF। क्या है कंपनी का नाम, KGF, रॉकी भाई वाली कंपनी। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर देखो एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, एम्प्लॉयज भी हैं, मैनेजर्स भी एम्प्लॉयज में ही आ जाते हैं, लिख लो तब भी। अब यहाँ का CEO भी है, ओनर्स भी है, डायरेक्टर भी है, सब यहाँ पर है। ये सब है, ये सब कौन है, ओनर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर, ये सब कौन है, ये सब आपके इंटरनल स्टेक होल्डर है। कौन है, इंटरनल, ये कंपनी से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। लेकिन अब जो सामान पहुंचाते हैं यहाँ पर, सप्लायर, ठीक है, क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है जो उधार देता है, जैसे बैंक हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट। अब इन लोग को ये डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती ना, गवर्नमेंट जुड़ी होती, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, बैंक को, क्रेडिटर को अपने पैसे वापस चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, सप्लायर जो सामान पहुंचाता है उसके पैसे चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो बिजनेस में, उससे मतलब नहीं है, ये सब बाहरी लोग हैं, ये सब कौन, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। लेकिन ये लोग डायरेक्टली इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये लोग कौन हुए, ये लोग हुए बेटा इंटरनल स्टेक होल्डर। कौन हुए, इंटरनल स्टेक होल्डर। समझ में आई बात? और देखो, इंटरनल स्टेक होल्डर who are involved in the business firm, याद रखना, who are involved within the organization। स्टेक, इंटरनल स्टेक होल्डर कौन होता है, इंटरनल स्टेक होल्डर आर दो स्टेक होल्डर which are directly involved। क्या, which are directly involved। और जो which are indirectly involved वो कौन है, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। याद कर लेना इस लाइन को, बात खत्म। क्या, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज इंटरनल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर हुआ कंट्रीब्यूटेड द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बस ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल स्टेक होल्डर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं देखा है तो वो स्टेक होल्डर था। स्टेक होल्डर का मतलब, शॉर्ट में एक बार रिवीजन ले लेता हूँ। स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो सारे लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं फाइनेंशियली, जहां पर किसी का फाइनेंशियली इंटरेस्ट होता है, पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो अब वो
अलग अलग होल्डर होते हैं, चाहे ओनर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सोसाइटी हो, ये सब कौन है? स्टेक होल्डर है। सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो अगर, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी मुझसे कि हाँ मैं सर से पढ़ूंगा तो सर मुझे इंपॉर्टेंट बताएंगे, मेरा ये नंबर आएगा, ऐसा वगैरह वगैरह दुनिया की चीजें। उसी तरह हर आदमी की एक्सपेक्टेशंस होती है बाबू, है ना। तो अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं एज अ स्टेक होल्डर, इनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है ना। सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन कुछ और है, आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशन कुछ और है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन सबसे अलग अलग होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा जी एम्प्लॉयर्स। कौन आता है? एम्प्लॉयर्स। अब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज, देखो लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर पहली बार देख रहे हो तो याद लो, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉइज, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है भैया। एम्प्लॉयर का मतलब होता है ओनर, मालिक, ठीक है। शेयर होल्डर मतलब जो मालिक होता है, एक तरह से ओनर होता है, बॉस होता है। एम्प्लॉइज मतलब तो जॉब करते हैं, मैनेजर हो गए, लेबर हो गए, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए, जो जॉब करते हैं वो लोग कौन होते हैं? एम्प्लॉइज होते हैं। और जो ओनर होते हैं, सीईओ होते हैं, वो कौन होते हैं? एम्प्लॉयर्स होते हैं। तो एम्प्लॉयर्स में आपका शेयर होल्डर भी आता है, आपका डायरेक्टर भी आता है, आपका ओनर भी आता है, ठीक है। तो ये लोग क्या है, इनकी क्या है एक्सपेक्टेशंस है? इनकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, इन्होंने जो पैसे लगाए उसकी क्या रहे? सेफ्टी रहे। भाई कोई भी इंसान हो पैसा लगाएगा तो वो सोचेगा ना सेफ्टी रहनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। फिर वो चाहते हैं कि जो उन्होंने पैसे लगाए हैं उस पर उनको फेयर और रेगुलर मिले। फेयर मतलब ना इंसाफी नहीं करो भाई, जितना बना उनका पैसा दो और रेगुलर बेसिस पर ये दो, ये ना करो कल 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 करके टहलाना नहीं, उनको पैसा दे देना है, ठीक है। नंबर 3, कैपिटल अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अप्रिसिएशन करना चाहिए इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जो पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर उनको अप्रिसिएशन देना चाहिए और पैसे अप्रिशिएट करो उनको, ठीक। नंबर 4, इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द कंपनी। इक्वल पार्टिसिपेशन देना चाहिए। देखो बहुत से शेयर होल्डर होते हैं, अब इसमें कम से कम 100 लोग हैं, तो कुछ लोग करोड़ों में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग सस्ते कुछ लाख में पैसा लगाते हैं, कुछ हजार में लगाते हैं। तो ये बोल रहे सबको इक्वल पार्टिसिपेशन देना है। अब मतलब नहीं कि जो छोटे शेयर होल्डर उनको पूछ ही नहीं रहो, नहीं उनको भी दो यार। कुछ कम पैसा लगाया तो क्या नहीं दोगे, उनको भी देना चाहिए ना। तो इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द कंपनी। तो हर एम्प्लॉयर सोचता है, दो ना तो आपकी मर्जी है, लेकिन वो सोच रहा है ना, उसकी उम्मीद है भाई, एक उम्मीद बनी हुई है। तो उसकी उम्मीद क्या है? इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द कंपनी, ठीक। नंबर 5, अ पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी फॉर विच दे कैन फील प्राउड। एक कंपनी की इमेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो फील प्राउड कर सके। तो ये हम सोच रहे हैं ना, मेरी कोचिंग की इमेज ऐसी हो ताकि मैं फील प्राउड कर सकूं। उसी तरह एम्प्लॉयर्स भाई, मालिक लोग की, ओनर लोग की सोच है कि उनकी इमेज पब्लिक ऐसी हो जिसपे वो प्राउड फील कर सके। अब करे ना करे वो हो अलग बात है, लेकिन ये उम्मीद है भाई, ये एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज मतलब होता है मालिक, नहीं होता है। एम्प्लॉइज मतलब होता है जो जॉब करते हैं, है ना, जो मैनेजर है, जो सर्वेंट है, लेबर है, सब कौन है? एम्प्लॉइज है। इनकी क्या उम्मीद है? पहली उम्मीद इनकी है सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, भैया नौकरी कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस क्या मतलब? कंटिन्यूसली सर्विस चलती रहनी चाहिए। नंबर 2, अ फेयर रेम्युनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी। फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। फेयर रेम्युनरेशन समझते हो कि नहीं समझते हो? फेयर मतलब किसी से 10 घंटे का काम करा रहे हो, 10 आवर्स का, या 10 आवर्स का काम करा रहे हो, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी, मतलब उनको फेयर काम भी दो। 10 घंटे काम करा तो 10 घंटे के साथ सैलरी दो। ये ना करो ज्यादा काम कराओ सैलरी कम दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। कैसा होना चाहिए? वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? सेफ और कंफर्टेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नंबर 4, क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब होता है कंप्लेन, यानी कि शिकायतें, है ना। क्विक रिड्रेसल मतलब जो प्रॉब्लम्स हो एम्प्लॉइज की, वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए, उनकी कंप्लेन जो उनको सुने, उस पर सुनवाई होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 5, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स। ट्रेड यूनियन मतलब होता है जैसे बहुत से लेबर होते हैं तो उनका यूनियन होता है, वो एकता बना के चलते हैं।
तो उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनके राइट्स के बारे में सोचा जाना चाहिए, लेबर को दबा के नहीं रखना चाहिए, उनके राइट्स के लिए उनको ऊपर मतलब उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके राइट्स की कदर करनी चाहिए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशंस है, समझ रहे हो, फिर बता रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस है, ये रूल्स नहीं है। करो ना करो फिर आपके ऊपर आ जाएगा घुमा फिरा के, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया, तो अभी 2 मिनट रुक जाते हैं। ऐसे जितने बच्चे हैं जो कि पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि भाई हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर मेरा नंबर है 8957250045। इस पर अपना नेम क्लास सिटी मेंशन करके आप मुझे भेज देना, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लूंगा और वहां पर बहुत सी अपडेट मिल जाती है। उसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसको जरूर से डाउनलोड कर लो, अभी नहीं तो कभी उसकी बहुत आपको जरूरत पड़ने वाली है, इसको कर लो। और इंस्टा आईडी ले लो, मेरी इंस्टा आईडी है A1 कोचिंग 1234, भैया इसको भी फॉलो कर लेना। दूसरी आईडी मेरी पर्सनल आईडी, कभी कभी मैं भी दिख जाता हूँ, भैया रील मैं भी बनाता हूँ, तो मेरी भी रील वगैरह लाइक कर देना, ठीक है। कोई फीस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, बस एक काम करना है आप लोगों को, इंस्टा पर फॉलो करना है, ठीक है। कुछ नहीं तो ये मेरी फीस हो जाएगी साल भर की, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर देना, थोड़े फॉलोअर्स वगैरह बढ़ा दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा किसी को पर्सनल पढ़ना है, मैं हमारी क्लासेस अपनी एप्लीकेशन के थ्रू भी चलती है, तो एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ना है, जहां पर आप चाहो तो उसके लिए आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पर भी आपका इनरोलमेंट हो जाएगा। या वो जो कि पेड क्लासेस होती है, जिसकी फीस होती है 500 पर सब्जेक्ट मंथली, बस 500 रुपये फीस है मंथली, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और कॉमर्स इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हो तो वहां पर आपकी फीस रहेगी 700 पर मंथ। कितनी रहेगी? 700 पर मंथ रहेगी दोनों सब्जेक्ट की, ठीक है। लेकिन आपको मंथली रखा गया, आप ईयरली भी दे सकते हो, और मंथली इसलिए ताकि आपका ट्रस्ट बिल्टअप हो और आप अच्छे से पढ़ सको। अगर आपको एक महीने बाद अच्छा नहीं लगे तो आप छोड़ के जा भी सकते हो, ठीक है। चलो बहुत हो गया, बता रहा इन्फॉर्मेशन है, हर वीडियो में बता देता हूँ ताकि बच्चों को पता रहे। बहुत से बच्चों को मालूम नहीं हो पाता कि सर इलाहाबाद से, पता नहीं लखनऊ, कानपुर, आगरा, पता नहीं कहाँ, कोलकाता से समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इलाहाबाद वाले बच्चे वो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हो गया प्रमोशन, अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर की क्या एक्सपेक्टेशन? सप्लायर समझते हो, नहीं समझते हो? सप्लायर मतलब जो हमारे यहाँ सामान पहुंचाता है। मेरी दुकान है मान लो किराने की, तो दूध पहुंचाता है, वेजिटेबल जो भी आटा दाल चावल है ना, टकाटक कुरकुरे वगैरह जो तो आते हैं ना सप्लायर पहुंचाने, सब सप्लायर होते हैं जो दुकान दुकान जाके सामान पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं सप्लायर। तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या? उसकी पहली एक्सपेक्टेशन है फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लाई। जो वो सामान सप्लाई कर रहा है उस पर फेयर प्राइसेस मिले, किसी तरह के चीट ना होने पाए। नंबर 2, रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट अकॉर्डिंग टू क्रेडिट टर्म्स। रेगुलर पेमेंट होनी चाहिए, जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन बोली उसके हिसाब से उसको टाइमली पेमेंट कर दो। परेशान ना करो भैया, धूप में आता है सप्लायर और उसको वापस लौटाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना यार, है ना। नंबर 3, रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट। जो रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट होने चाहिए, मतलब कोई अनकंडीशनल चीजें नहीं चाहिए, जो रीजनेबल हो वही चीज इससे करना चाहिए। नंबर 4, रेगुलर ऑर्डर फॉर सप्लाई। सप्लाई के लिए रेगुलर ऑर्डर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? रेगुलर ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कभी कभी, रेगुलर मिलना चाहिए। नंबर 5, हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप। क्या होना चाहिए? हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए। हेल्दी हो और बिजनेसशिप अच्छी हो, मतलब सप्लायर चाहता है कि हम सप्लायर हैं, मान लो ये एक सप्लायर है, ये जो शॉपकीपर है जहाँ सामान पहुंचाता है, इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छी रहे ताकि ये लोग मुस्कुराते रहें। क्या रहे? ये लोग मुस्कुराते रहे, रोने ना पाए, रोने ना पाए, समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा आगे है क्रेडिटर। क्रेडिटर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है? भाई जो सामान हमें उधार पे देता है, पैसे हमें उधार पे देता है, जैसे लोन देता है बैंक, बैंक भी कौन होता है? क्रेडिटर होता है, ठीक है। क्या एक्सपेक्टेशन की? नंबर 1, सेफ्टी ऑफ द लोन गिवन बाय देम टू द एंटरप्राइज। जो उन्होंने लोन दिया है उसकी सेफ्टी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? सेफ्टी रहनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन। नंबर 2, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड टाइम। रेगुलर पेमेंट होनी चाहिए, रेगुलर, कभी कभी नहीं। जो इंटरेस्ट देने की बात हुई थी, इतना पैसा हर महीने देंगे, वो रेगुलरली पे करनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, रिटर्न ऑफ लोन्स ऑन देयर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो जिस टाइम पीरियड को बोला है, जैसे बोला है 2030 में पैसे वापस कर देंगे, तो उसी टाइम पर पैसे वापस कर दो, लेट नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। क्या लिखा है? एक्यूरेट एंड अप टू डेट, मतलब एकदम सही सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए अपने बिजनेस की। मान लो हमारे बिजनेस की पोजीशन बहुत खराब है, हम दिखा रहे हैं मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास तो बहुत एसेट है, अपने आप को मैं बहुत पावरफुल दिखा रहा हूँ, ये नहीं दिखाना है, सच सच बता रहे हैं, सही झूठ ना बोलो भैया। लोन लेने के लिए अपने आप को बहुत पावरफुल ना दिखाओ, ठीक।
सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ एसेट। मॉर्गेज मतलब होता है गिरवी रखना। क्या होता है? अपनी चीज को गिरवी रखना। तो जो भी उधार देता है वो सोचता है कुछ तो गिरवी रखो, कुछ तो लोन ले जा रहे हो, कुछ तो रखो, कल को अगर पैसा नहीं दिए तो क्या होगा, इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है कुछ ना कुछ अपना गिरवी रख के जाओ। ठीक। नंबर 5 एफ, पर्सनल गारंटी बाय द ओनर। ओनर अपनी पर्सनल गारंटी दे कि मैं पैसा हर हाल में वापस करूंगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस है क्रेडिटर की। इसका नोट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्द हमने अपनी बुक लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर आपको ऑफलाइन में चाहिए होगी तो बताइएगा, वो भी मिलेगी, मैं उसका इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक। एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, समझ रहे हो? गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ क्या होती है बच्चा? एक्सपेक्टेशंस होती है। क्या एक्सपेक्टेशन होती है? नंबर 1, टू फॉलो द लॉस एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। जो रूल्स एंड लॉज है उसको फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? जो भी लॉज बनाए हैं, जो उसको आप क्या करो? फॉलो करो। टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली रेगुलरली टाइम। टैक्स वगैरह से बचो नहीं, ऑनेस्टली पे करो और टाइमली पे करो। टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को सपोर्ट ना करो, उनको अवॉइड करो। ठीक है, एज अ बिजनेसमैन। टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। देखो, स्केयर्स मतलब होता है कमी होना, क्या होना? लिमिटेड होना। क्या है? स्केयर्स मतलब लिमिटेड। तो रिसोर्सेज हमारी कंट्री में क्या है? लिमिटेड है। 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहा हो, तो प्रॉपर यूज करो लिमिटेड रिसोर्सेज का, उसको वेस्ट ना करो। ठीक। 5, टू अवॉइड मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। क्या करना है? मोनोपोली नहीं होने देना। मोनोपोली का मतलब होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल, पोली मतलब होता है सेलर। तो सिंगल सेलर नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में एक आदमी रहेगा सामान बेचने वाला, तो फिर वो सामान महंगा कर देगा। क्या कर देगा? महंगा कर देगा, कॉस्टली कर देगा। तो मोनोपोली ना होने पाए, गवर्नमेंट चाहती है। ठीक। आगे देखो, लास्ट एक्सपेक्टेशन है भाई जनरल इसकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। गवर्नमेंट चाहते हैं कि एनवायरमेंट को हर तरह के पॉल्यूशन से क्या रखो? बचा के रखो, पॉल्यूशन ना फैलाओ पैसा कमाने के लिए। टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डिंग विद नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। मतलब ऐसे डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाओ जो कि नेशनल, देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट में काम आए, प्रायोरिटीज हो। ठीक है। टू डोनेट फंड्स ऑफ चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी। डोनेट करो फंड, चैरिटी करो, ये चाहते हैं सोसाइटी वाले। अब तुम नहीं करना चाहते हो, ना करो यार। ठीक। 4, टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज को फॉलो करो। टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को करो। एक ये लिख लो, बहुत आसान सा पॉइंट है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी को जनरेट करो, ताकि लोगों को सोसाइटी में जॉब मिले। सोसाइटी चाहती है कि कंपनी क्या करे? नई नई जॉब्स निकाले। और इसी के साथ बहुत बहुत मुबारक हो आपको 2027 वाले इस बच्चों के लिए। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, और आप लोग अगर तक एप्लीकेशन भी नहीं डाउनलोड किए, डाउनलोड कर लो। वहाँ पर मैं टेस्ट पेपर वगैरह भी प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, ये तो अपलोडेड है, अगर PDF नोट्स आपको विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप जाके ऐप से परचेज कर सकते हो, पेड है। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, ये नहीं खाली पेड चीजें है, तो आप फ्री वाले भी चाहो तो वो भी मिल सकता है। ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया भैया तो अब कर लो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।